नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अभी जो आपके रेलवे एनटीपीसी का 7th फेज़ का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 23, 24 और 26 जुलाई 2021 को। अभी एक और नेक्स्ट एग्ज़ाम है जो लास्ट रहेगा इस फेज़ का, वो 31 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। तो इन तीनों दिन में टोटल 6 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने प्रत्येक शिफ्ट वाइज वीडियो आपको क्वेश्चन जो पूछे गए वो कवर किया था। लेकिन ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिस हो गए हैं, यानी प्रति शिफ्ट में आपके 40 सवाल जीके के पूछे जाते थे, उनमें से मैं पर वीडियो 38 हो गए, 37, 36 सवाल मिल पाते थे। और बहुत से सवाल स्टूडेंट बाद में कमेंट करके बताते थे कि और ये नए सवाल पूछे गए हैं जो मिस सवाल हो चुके हैं, या फिर कोई भी सवाल में करेक्शन होता था। तो इस वीडियो में वो सारे टोटल 17 सवाल कवर करने वाला हूं, जो इन तीनों सेटों में जो प्रीवियस वीडियो मैंने कवर किए हैं उसमें सवाल मिस हो गए या फिर किसी सवाल में करेक्शन हो, तो ये 17 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं जो आगामी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके पर मिल जाएगी। 2 लाख प्लस मेंबर्स हैं, यानी ज्वाइन किए हुए हैं ये सभी। तो आप भी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की, बैंकिंग की, डिफेंस या फिर कोई अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम्स में आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में आप उस वक्त कैसा माइंड चल रहा है, या फिर जो आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया, ऑल इंडिया में एग्जाम से पहले क्या रैंक आ सकती है, इन सभी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। प्रैक्टिस के लिए आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाइएगा। मॉक टेस्ट आपके लिए टेक्स्ट बुक बेहतरीन प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत, वो भी अनलिमिटेड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा 40 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो सवाल मिस हो गए थे प्रीवियस 3 दिन में जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं जीके के सवाल, वो यहाँ पर अपडेटेड फैक्ट सहित जानने वाले हैं। देखिएगा पहला सवाल, जनवरी 2021 में लॉन्च श्रम शक्ति पोर्टल किन श्रमिकों से संबंधित है। तो ये 26 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। तो आप कहेंगे प्रवासी श्रमिकों के लिए जनवरी 2021 में श्रम शक्ति पोर्टल है वो लॉन्च किया गया था। तो ये जनजातीय मामलों के जो कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, इन्होंने गोवा के पणजी में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम हुआ था 22 जनवरी 2021 को। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल जो श्रम शक्ति है वो लॉन्च किया गया है। किन हेतु, तो ये प्रवासी श्रमिकों के लिए लॉन्च पोर्टल हो जाएगा जनवरी 2021 में। कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसको गोवा में लॉन्च किया था। कहाँ पर? गोवा के पणजी में। तो ये आपके जो श्रम शक्ति पोर्टल है, राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल है, जो प्रभावी तरीके से प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के सुचारू रूप से निर्माण में मदद करेगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कोशिकांग है विश सेल ऑर्गेनेल है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड है। तो कौन सा कोशिका अंग है जो कोशिका के अंदर जो पदार्थ रहते हैं स्रावी, जैसे कि आपके प्रोटीन वगैरह हो गया, इनके संग्रह और परिवहन में सहायता करने वाला कोशिकांग हो जाएगा दोस्तों गोल्जी इकाई। कौन सा कोशिकांग? गोल्जी इकाई। तो गोल्जी इकाई विभिन्न प्रकार के प्रोटीन या अन्य अणुओं को पुट्टिकाओं के माध्यम से आवश्यक स्थानों तक पहुंचाता है, इसलिए इसे कोशिका के अणुओं का यातायात निर्देशक बोला जाता है, गोल्जी बॉडी को। ये कोशिका का मध्यवर्ती या फिर कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी आप इसे कह सकते हो। तो ये जो कोशिकांग है, कोशिका के कोशिका द्रव्य है, वहां पर केंद्र के समीप एक थैली नुमा कोशिकांग के रूप में मिलेगा आपको। और कोशिका के अंदर जो पदार्थ हैं इनका संग्रह और परिवहन में ये सहायता करता है। जैसे कि प्रोटीन हो गए, तो सबसे पहले ये प्रोटीन की छंटाई करेगा। तो जो सभी स्रावी प्रोटीन है उनको सबसे पहले गोल्जी इकाई में ले जाया जाता है, फिर गोल्जी इकाई क्या करेगा? परिवहन का कार्य करेगा। इनको घनत्व स्थान जैसे लाइसोसोम है, प्लाज्मा जेली है, वहां तक इन प्रोटीन को पहुंचाने का कार्य है, ये गोल्जी इकाई का हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, ये भी 26 जुलाई की सेकंड शिफ्ट का है। किसी धारावाही चालक के निकट रखी कंपास की सुई विक्षेपित हो जाती है, ये सिद्धांत किसने दिया है? तो हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। कोई भी धारावाही चालक है जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है और उसके समीप कंपास है, तो उनकी सुई है वो विक्षेपित हो जाती है। जैसे धारावाही चालक के निकट रखी चुंबक की जो सुई है वो उत्तर दक्षिण दिशा की बजाय अन्य दिशा में खड़ी हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वो विक्षेपित हो गई है। जैसे उत्तर दक्षिण दिशा में होना चाहिए चुंबक की सुई को, लेकिन वो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य दिशा में खड़ी हो जाती है। तो ये हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड का प्रयोग हो जाएगा, इनका सिद्धांत है। इनसे पता क्या चला कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, भेड़ के शरीर से ऊन अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों?
दोस्तों, तो इसे बोला जाता है शेयरिंग। शीप शेयरिंग बोल देंगे आप। 26 जुलाई सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। भेड़ के शरीर से ऊन को अलग करने की ये प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है दोलू कुनीता किस राज्य का प्रचलित नृत्य है। तो ये 26 जुलाई के प्रथम शिफ्ट में पूछा हुआ है। दोलू कुनीता है दोस्तों कर्नाटक का प्रचलित नृत्य। तो याद रखिएगा दोलू कुनीता कर्नाटक का हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तारामंडल नहीं है इनमें से। तो ये कुछ दो ऑप्शन मेरे हैं। सप्तऋषि हैं, एक था ओरियन नेबुला है। तो देखिए ओरियन तो तारामंडल है, लेकिन ये नेबुला ओरियन नेबुला एक साथ करेंगे तो ये तारामंडल न होकर एक तारक की नर्सरी है, स्टेलर नर्सरी बोल सकते हो, जहाँ पर नए तारे हैं वो पैदा हो रहे होते हैं। और बाकी जो प्रमुख 15 तारामंडल मैं आपको बता देता हूँ। वैसे टोटल अभी 88 तारामंडल, ज्ञात तारामंडल की संख्या है वो टोटल 88 है, लेकिन प्रमुख 15 तारामंडल हैं जो आपको पता होना चाहिए कौन सा है कौन सा नहीं है। उस केस में ये याद रखिएगा कुंभ तारामंडल है, एक्वेरियस बोला जाता है इसे। एक दोस्तों है उर्सा माइनर, ठीक है, उर्सा माइनर है, ये ध्रुव मत्स्य तारामंडल कह सकते हो। और जो अर्सा मेजर है, तो अर्सा मेजर है सप्तऋषि तारामंडल और अर्सा माइनर है ध्रुव मत्स्य तारामंडल। ये दोनों ही तारामंडल हैं। एक्विलिया हो जाएगा, एरीज है, कैनिस मेजर है। इसके अलावा ये सभी आप देख सकते हो, लियो है, जेमिनी है, लाइरा है, ओरियन है, ये काल पुरुष तारामंडल है, टाउरस है, स्कॉर्पियस है, पिसेस है। ये सभी प्रमुख तारामंडल आप देख सकते हो। देखिए तारामंडल की संख्या टोटल कितनी है, 88 है। और सबसे बड़ा तारामंडल उसका नाम है हाइड्रा। तारामंडल होता क्या है, तो आकाश में दिखने वाले जो तारों का ग्रुप है, समूह है, वो आपके तारामंडल हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, एक पूछा गया है 26 जुलाई के प्रथम पारी में कि बायो बबल क्या होता है। तो बायो बबल है, एक तरीके से बबल नहीं, ये काल्पनिक प्रकार से आप इसको क्षेत्र मान सकते हो। तो ये काल्पनिक क्षेत्र है जिसमें अंदर रहने वाले लोगों को बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलगाव संपर्क तोड़ दिया जाता है। तो इस बायो बबल में जो भी रह रहे हैं, जैसे अभी आईपीएल में देखा गया था, तो आईपीएल के लिए बनाए गए बायो बबल में जो क्रिकेटर थे, इनके अलावा टूर्नामेंट से जुड़े जो सभी लोग थे वो इस बायो बबल में शामिल थे। मतलब वो इनसे बाहर हैं, बायो बबल से निकलने की अनुमति नहीं थी, वो कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। फिक्स होटल कर दी गई थी, तो वो सब कुछ फिक्स था, बाहरी लोग से नहीं मिल सकते थे। यदि मिलना भी था तो अनुमति में, और वापस आते थे तो उनको 7 डे का और क्वारंटाइन किया जाता था। तो ये बायो बबल है, बिल्कुल अलगाव कर दिया जाता था बाहरी दुनिया में। कोविड-19 के कारण ये बायो सिक्योर बबल है, अभी बनाया गया है। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के द्वारा वाराणसी से कन्याकुमारी की मध्य दूरी कितनी है। ये नहीं पूछा गया कि NH 44 की दूरी कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए। NH 44 है, इसका पहले नाम था NH 7, यानी NH 7 को यहाँ पर नेशनल हाईवे 7 को भी मर्ज किया गया है। तो NH 7 की जो तब टोटल लंबाई थी वो 2369 थी। तो ये किन के मध्य चलता था, नेशनल हाईवे 7 है, तो आप कहेंगे वाराणसी से कन्याकुमारी के मध्य था, और इसको मर्ज किया गया है और एक नेशनल हाईवे 44 ये नया हाईवे बन गया जो सबसे लंबा है अब तक का। तो आपको यहाँ पर एक तरीके से नेशनल हाईवे 7 से ही सवाल पूछा गया है। सवाल में ये पूछ लिया है क्योंकि 7 तो अब मर्ज हो चुका है 44 में। तो यहाँ पर जो आपकी दूरी है वाराणसी से कन्याकुमारी के मध्य वो 2369 है। अब स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हुए क्योंकि ऑप्शन में 3745 भी था। तो ये तो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ जो आपकी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के मध्य रहती है वो 3745 है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे 44 है सबसे लंबा आप कह सकते हो नेशनल हाईवे है। इससे संबंधित एग्जाम में एक और सवाल पहले से ही पूछा हुआ है कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से ये नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। तो 12 राज्य और यूटी हो जाते हैं, इन सभी से ये NH 44 गुजरता है। तो पहले जो नेशनल हाईवे 7 था वो वाराणसी के बाद जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई और कन्याकुमारी तक टोटल ये 2369 किलोमीटर की लेंथ आप कह सकते हो, जो यहाँ से आपको एग्जैक्ट सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिएगा, फलीदार पौधे होते हैं तो उनकी जड़ में कौन सा जीवाणु है वो नाइट्रेट बनाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो स्त्रीकरण के लिए नाइट्रेट बनाते हैं वो कौन सी बैक्टीरिया बनाते हैं, फलीदार पौधों की जड़ों में स्पेशली मिलते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन का स्त्रीकरण बोला जाता है। तो नाइट्रोजन गैस जो वायुमंडल में पाई जाती है, इनको यौगिक में कन्वर्ट करना ही नाइट्रोजन का स्त्रीकरण हो जाएगा। और जो फली वाले पौधे हैं तो ये इनकी जड़ों में सहजीवी जीवाणु हैं, जैसे ये राइजोबियम हो जाएगा। ये वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन ग्रहण करेंगे और इसे नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे, जो मिट्टी में चले जाते हैं। तो पौधे मिट्टी से नाइट्रेट ग्रहण कर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, डायरेक्टली वायुमंडल से नहीं ले सकते। जो राइजोबियम यहाँ पर काम करता है नाइट्रोजन के
यहाँ पर स्त्रीकरण का। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है कि एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले 2021 के लिए जब मैंने उस वीडियो में सवाल कवर किया था तो उसमें मैंने बताया था कि कौन सी फिल्म है वो विजेता रही, लेकिन एक्चुअल में सवाल पूछा गया था कि 2021 में जो एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं तो बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले में जो नॉमिनेट फिल्म कौन सी हुई है। पहले जो मूवीज भेजी जाती हैं तो अमेरिकी भारतीय फिल्म है जिसको नामांकित किया गया, वो फिल्म कौन सी है दोस्तों, वो हो जाएगी द वाइट टाइगर है। 2021 में रिलीज हुई एक ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है, वो क्या है दोस्तों, रमीन बेहरानी ने इसको डायरेक्ट किया है, इनकी डायरेक्टर हैं। वैसे विजेता तो नहीं रही है, ये बार हो गई थी, लेकिन ये नॉमिनेट जरूर हुई है, एक अमेरिकी भारतीय फिल्म है, इसलिए यहाँ से सवाल पूछा गया एकेडमी अवार्ड से। तो विजेता के केस में द फादर हो जाएगा, ये फ्लोरियन जेलर और क्रिस्टोफर हैम्पटन की मूवी है द फादर है, ये विजेता रही है बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले 2021 में, एकेडमी अवार्ड की बात हो रही है। इसी प्रकार बात करूं बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में मूवी विजेता कौन सी रही है दोस्तों, वो प्रोमाइसिंग यंग वुमन है, ये विजेता रही है। अब ये देख लेते हैं अपन 93rd जो एकेडमी अवार्ड दिए गए हैं 25 अप्रैल 2021 को ऑस्कर अवार्ड जो 93rd वाले, तो इनमें से बेस्ट पिक्चर रही है नो मैडलैंड, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर है वो चोले झाओ है, नो मैडलैंड मूवी के डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर है एंथोनी हॉपकिंस, याद रखिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस है फ्रांसिस मैकडोरमेंड, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है डैनियल कुल्या और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस हैं वो दोस्तों यॉन यू जुंग हो जाएगी। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म शॉल है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है अनदर राउंड जो डेनमार्क की है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर है माई ऑक्टोपस टीचर हो जाएगा। सबसे अधिक अवार्ड है वो नो मैडलैंड को दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा, मछली से संबंधित गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ये 24 जुलाई की प्रथम पारी में पूछा हुआ सवाल है। तो मछली से संबंधित जो गलत कथन में ये थे ऑप्शन कि इनका हृदय 2 चमड़ी युक्त होता, बिल्कुल सही है। गलफड़ों के द्वारा ये शोषण करते, ये भी सही है। गर्म रक्त एनिमल है, मछलियों के शरीर पर शल्क होते, ये भी करेक्ट है। तो देखिए मछली गर्म रक्त नहीं है, तो बर्ड और मेमाल से वो वार्म ब्लडेड है, ठीक है। गर्म रक्त वाले कौन है, बर्ड्स और मेमाल से। बात करूं यहाँ पर मैं उभयचर एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है और मछली है, ये कोल्ड ब्लडेड है, न कि गर्म रक्त के हैं, ठंडे रक्त के यहाँ पर कह सकते हो एनिमल है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, जनवरी 2021 में लॉन्च प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो तीसरा चरण है PMKVY 3.0 कह सकते हो, इसका उद्देश्य क्या है। 24 जुलाई के प्रथम पारी में सवाल आया था, तो बात हो रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 3rd चरण की, जो जनवरी 2021 में ये तीसरा चरण लॉन्च किया गया है। तो इसका उद्देश्य है जिला कौशल समितियों को मजबूत बनाना और साथ ही मांग आधारित कौशल विकास को बढ़ावा देना। तो जिला कौशल समितियों को मजबूत, साथ ही साथ मांग आधारित कौशल विकास को बढ़ावा देना, ये PMKVY का जो तीसरा चरण है इसका उद्देश्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इस योजना की अन्य विशेषता की बात करूँ, जो तीसरे चरण की बात कर रहा हूँ, तो इस योजना के तहत 2020-21 की अवधि के दौरान 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और इस पर 948 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कौशल विकास योजना के ये 3.0 को 28 राज्य, 8 UT और 717 जिलों में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत युवाओं को 300 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। वैसे ये योजना का तीसरे चरण की बात कर रहे हैं। योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। गुजरात में हथकरघे यानी जो बुनकर बनने वाली ड्रेस कौन सी है, हथकरघे से बनने वाली बुनाई के द्वारा बनने वाली ड्रेस कौन सी है। 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट का सवाल है, पटोला साड़ी हो जाएगी। कौन सौर मंडल से संबंधित नहीं है, तो उस समय ये गलत ऑप्शन एक दे रखा था, अभी मैं अपडेट कर देता हूं। इनमें से जो दोस्तों पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, वो सौर मंडल से संबंधित नहीं है। सन, मून, यूरोपा है, ये जुपिटर कह सकते हो, ये सभी सौर मंडल से संबंधित हैं। और जो पोल स्टार है वो स्टार तो है, पोल स्टार इज ए स्टार एंड स्टार्स आर नॉट द मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। याद रखिएगा जो स्टार्स हैं, तारे हैं, अपने सोलर सिस्टम के भाग नहीं होते हैं सौर मंडल के। किस अधिनियम के तहत बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट का सवाल है, तो कौन से अधिनियम एक्ट के तहत जो बागान श्रमिक हैं उनको बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की
अनुमति नहीं थी दोस्तों, ये हो जाएगा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत। कौन सा एक्ट है? 1859 वाला इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत, जो कि बागान श्रमिक हैं, चाय के बागान में काम करते थे, इनको बिना अनुमति के वो बागान छोड़ भी नहीं सकते थे। बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया प्रथम फैक्ट्री किस नदी के किनारे है दोस्तों? हुगली नदी के किनारे। ये बंगाल में बना हुआ अंग्रेजों का पहला फैक्ट्री है। 1651 में स्थापित हुआ था। ये भी प्रथम पारी का 23 जुलाई का। तो हुगली नदी के किनारे, ये कोलकाता में बंगाल के द्वारा स्थापित कह सकते हो। ये बंगाल का प्रथम फैक्ट्री है जो अंग्रेजों ने स्थापित किया है। वैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री वो 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित की गई थी, जो आंध्रा कोस्ट है बे ऑफ बंगाल में, सेकंड सूरत में हुई थी। अगला सवाल, भारत से सबसे दूरस्थ पॉइंट कौन सा है? ये भी 23 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। तो इनमें से अकॉर्डिंग यहाँ पर 90 डिग्री साउथ पोल करेक्ट हो जाना चाहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट करके बता सकते हो। पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो एनटीपीसी एग्जाम में अब तक वेरी इंपॉर्टेंट 46 टॉपिक से जो सवाल पूछे गए, बार बार रिपीट किए गए हैं, वो सभी टॉपिक के एक्स्ट्रा फैक्ट सही सवाल देखने के लिए, पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए toptrendinggk.in वेबसाइट, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपके 677 साइंस के सवाल इंक्लूड हैं, 610 आपकी करंट अफेयर जो पूछे गए हैं, इसके अतिरिक्त कंप्यूटर के सारे सवाल है। बाकी इस प्रकार 46 टॉपिक के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जो वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। तो पेमेंट होते ही डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यदि कोई भी एरर आती है तो आप मेल कर सकते हो toptrendinggk@gmail.com। सारी जानकारी वेबसाइट पर अवेलेबल है।